नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इंसानों के एक बहुत ही आम, लेकिन सच कहूं तो बहुत ही गलत समझे जाने वाले बर्ताव को डिकोड करने वाले हैं। वो बर्ताव क्या है? बिना किसी गलती के भी झट से माफी मांग लेना। मतलब गलती है ही नहीं, फिर भी मुंह से तुरंत सॉरी निकल जाता है। इस सुनने में जितना आम लगता है, मनोविज्ञान के नजरिए से इसे समझना उतना ही ज्यादा दिलचस्प है। जरा सोचिए, आप किसी सुपरमार्केट में हैं। अचानक कोई आपसे आके टकरा जाता है। अब इससे पहले कि आपको समझ आए कि भाई हुआ क्या है, जिसके साथ टक्कर हुई है उसी के मुंह से निकल पड़ता है, ओ आई एम सॉरी या माफ कीजिएगा। ये हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बार देखा है ना। पर सोचने वाली बात यह है कि जब गलती थी ही नहीं तो फिर माफी क्यों? इसे हम अक्सर बस एक साधारण सी विनम्रता या शिष्टाचार मान लेते हैं। लेकिन असल में ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्स है जिसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर समाज क्या सोचता है? यही ना कि माफी मांगने का मतलब है कि इंसान अपना अपराध या अपनी गलती मान रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। असलियत में बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ एक टूल है, सामाजिक स्थिरता खोजने और दुनिया के साथ तालमेल बिठाने का एक जरिया। ये इस बारे में कम है कि मुझसे गलती हो गई, और इस बारे में ज्यादा है कि इस माहौल को कैसे संभाला जाए। तो चलिए, मनोविज्ञान के इस प्याज की पहली परत छीलते हैं, अदृश्य सामाजिक नियमों का प्रबंधन। यहाँ सारा खेल सामाजिक ऊर्जा को कंट्रोल करने का है। होता क्या है कि ये जो एकदम से बिना सोचे समझे रिफ्लेक्स में सॉरी निकलता है ना, ये दरअसल संभावित टकराव को टालने के लिए पहले से किया गया एक बचाव है। इंसान अपने ग्रुप को या उस कमरे में मौजूद लोगों को ये सिग्नल दे रहा होता है कि हे, मैं इस कमरे की शांति के लिए कोई खतरा नहीं हूं। ये पूरी तरह से किसी भी तरह के तनाव को पनपने से पहले ही रोक देने के बारे में। हमारे स्रोत भी बिल्कुल यही बताते हैं कि ये ग्रुप के अंदर अपनी पहचान की भावना को स्थिर रखने का एक तरीका है। जो लोग एकदम से माफी मांगते हैं, उनके लिए अक्सर सारा दोष अपने सिर ले लेना शांति बनाए रखने की एक बहुत ही छोटी सी कीमत होती है। मतलब माहौल एकदम शांत रहे, इसके लिए एक सॉरी बोलना उन्हें कोई बड़ा सौदा नहीं लगता। अब आते हैं दूसरी परत पर, भावनात्मक तीव्रता का डर। इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करते हैं। आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो अपना जन्मदिन बिल्कुल एक आम दिन की तरह मनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जश्न में जो अचानक से सारा ध्यान, सारी तवज्जो उन पर आ जाती है, वो उन्हें बहुत भारी लगने लगती है। बिल्कुल इसी तरह किसी बहस या टकराव का स्पॉटलाइट भी ठीक वैसा ही तनाव पैदा करता है। बहुत ज़्यादा फोकस, भले ही वो एकदम सही बात के लिए क्यों न हो, ऐसे लोगों में राहत की जगह स्ट्रेस बढ़ा देता है। दोनों ही स्थितियों में बात एक ही है, बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित होने से बचना। तो ऐसे में किसी संभावित बहस के दबाव में आने से या किसी और की नकारात्मक उम्मीदों का भारी बोझ उठाने से तो बेहतर है कि तुरंत माफी मांग लो। ये स्थिति को बिल्कुल सामान्य या लोकी बनाए रखने का सबसे आसान तरीका लगता है। भारी भरकम टकराव से बचने का ये एक सीधा और आजमाया हुआ शॉर्टकट बन जाता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। तीसरी परत, एक सीखी गई सुरक्षा प्रणाली। अब सवाल ये है कि ये आदत बनती कैसे है। चलिए बचपन से शुरू करते हैं। अगर कोई ऐसे माहौल में बड़ा हुआ है जहां अक्सर उसकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया गया हो, या फिर उन चीज़ों के लिए भी उसे ही दोषी ठहराया गया हो जो उसके कंट्रोल में थी ही नहीं, तो पता है क्या होता है? हमारा दिमाग खुद को बचाने के लिए उसी हिसाब से ढल जाता है। दिमाग सीख जाता है कि इस खतरे से कैसे बचना है, और उसी का नतीजा हम आज इस आदत के रूप में देखते हैं कि बात बिगड़ने से पहले ही सबसे पहले माफ़ी मांग लो। तो असल में ये जो सबसे पहले माफी मांगने वाली बात है ना, ये दूसरों की उम्मीदों को कम करने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बाद में कोई निराशा ना हो, कोई ठेस ना पहुंचे। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक डिफेंसिव गेम है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो इंसान बात बात पर रिफ्लेक्सिव रूप से माफी मांग रहा है, वो अंदर से अपने किए पर कोई बहुत शर्मिंदा नहीं है, बल्कि वो तो भविष्य में होने वाली आलोचना से या निराश होने वाले दर्द से खुद को बचा रहा है। वो चोट लगने से पहले ही खुद को जिम्मेदार मान लेता है ताकि उस दर्द को टाला जा सके जो शायद कभी आने ही नहीं वाला था। और अब हम पहुंच गए हैं मनोविज्ञान के इस प्याज की सबसे अंदरूनी, सबसे गहरी परत पर, आंतरिक मान्यता यानी इंटरनल वैलिडेशन की भूमिका। अब यह आंतरिक मान्यता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपनी पहचान और अपनी अहमियत पर पूरा भरोसा है। एक ऐसा अडिग भरोसा जो किसी सुपरमार्केट में हल्का सा टकरा जाने जैसी छोटी मोटी सामाजिक घटना से हिलता नहीं है। जिन लोगों में यह भावना बहुत मजबूत होती है ना, उन्हें उन बातों के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती जो उन्होंने की ही नहीं।
उन्हें बाहर से किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो लोग अभी भी अपनी इस आंतरिक स्थिरता का निर्माण कर ही रहे हैं, उनके लिए कहानी थोड़ी अलग है। वो माफी का इस्तेमाल किसी आत्मचिंतन के लिए नहीं करते, बल्कि उन्हें तुरंत बाहर से एक ठप्पा चाहिए होता है। एक सब कुछ ठीक है वाले सिग्नल की तलाश होती है, बस ये तसल्ली करने के लिए कि बाहरी दुनिया के साथ उनका रिश्ता अभी भी बिल्कुल सुरक्षित है। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं, सुरक्षा और नियंत्रण की तलाश। हमने अभी जिन 4 मुख्य बातों को डिकोड किया वो क्या है? पहला, उन अदृश्य सामाजिक नियमों को संभालना। दूसरा, भावनात्मक तीव्रता को कम करना। तीसरा, बचपन से सीखी गई वो सुरक्षा प्रणाली। और चौथा, बाहरी दुनिया से मान्यता की तलाश। कुल मिलाकर यही वो मुख्य तरीके हैं जिनसे इंसान अपने आत्मसम्मान को बचाता है और समाज में अपनी जगह नेविगेट करता है। अब देखिए, चाहे कोई स्वतंत्रता का एकदम शांत और स्थिर रास्ता चुने या फिर कोई हड़बड़ाहट में तुरंत बिना सोचे समझे माफी मांग ले, अगर आप गहराई से देखें तो ये दोनों ही बस अलग अलग तरीके हैं, तरीके जिनसे हमारा दिमाग सुरक्षित महसूस करने की कोशिश करता है, नियंत्रण खोजने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो तरीका बाहरी दुनिया को कैसा भी क्यों ना लगे। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आ जाते हैं कि रोजमर्रा के ये छोटे छोटे सामाजिक रिफ्लेक्सेस आखिर हमारी स्थिरता और आत्मसम्मान की उस गहरी तलाश के बारे में क्या उजागर करते हैं। जरा सोचिएगा। अगली बार जब कोई बिना किसी गलती के सॉरी कहे ना, तो ये याद रखिएगा कि शायद वो अपनी कोई गलती नहीं मान रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित महसूस करने की कोशिश कर रहा है। हमारे इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।